स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम संघर्ष सिद्धांत के विषय में चर्चा कर रहे थे। संघर्ष सिद्धांत से संबंधित कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, रॉल्फ डेहरेनडार्फ का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेविस कोजर के संघर्षवादी सिद्धांत के बारे में। लेविस कोजर ने संघर्ष के कारणों से संबंधित अपने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। कोजर ने अपने ये प्रस्ताव अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष के अलग अलग पहलुओं पर कुछ प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों की प्रकृति उन्होंने प्राकल्पनात्मक बताई है। प्राकल्पना या उपकल्पना उसे कहते हैं जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो कि पूरी तरीके से अस्थायी होता है। मतलब ये अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो प्राकल्पना का अर्थ है एक प्रकार का काम चलाऊ अनुमान। उन्होंने अपने प्रस्तावों को संघर्ष के 5 पहलुओं पर केंद्रित किया था। पहला पहलू था संघर्ष के कारणों से संबंधित प्रस्ताव। आखिर संघर्ष क्यों होता है? इसके उत्तर में कोजर ने मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव रखे हैं। एक प्रस्ताव या पहला प्रस्ताव यह है कि गैर बराबरी के प्रश्न पर जब अधिक संख्या में अधीनस्थ सदस्य विरोध करते हैं, गैर बराबरी की वैधता नहीं देते हैं, तो इससे संघर्ष शुरू होता है। दूसरा प्रस्ताव या संघर्ष का जो दूसरा उन्होंने कारण बताया वह है जब अधीनस्थ लोगों के सीमित अभाव अभियोग सामान्य अधीनस्थों के अभाव अभियोग बन जाते हैं, तब संघर्ष व्यापक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ लोगों की गरीबी और त्रासदी सामान्य जनजीवन की त्रासदी बन जाती है तो संघर्ष सापेक्ष या रिलेटिव हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है प्रस्ताव हिंसात्मक संघर्ष से संबंधित प्रस्ताव। जब समूह के सदस्य वास्तविक मुद्दों के निदान के लिए किसी तरह का समझौता करना चाहते हैं, बातचीत द्वारा किसी हल को निकालने की बात करते हैं, तब हिंसात्मक संघर्ष कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब अवास्तविक मुद्दों पर संघर्ष होता है और लोगों के आवेग बढ़ जाते हैं, तब संघर्ष के अधिक हिंसात्मक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा प्रस्ताव उन्होंने बताया है संघर्ष की अवधि से संबंधित प्रस्ताव। संघर्ष कितने समय तक चलेगा, उसकी अवधि कितनी होगी, इन प्रश्नों पर भी कोजर ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है, यदि उन लक्ष्यों के प्रति सर्वसम्मति कम होती है तो ऐसे संघर्ष की अवधि लंबी होगी। कोजर का दूसरा प्रस्ताव यह है कि विरोधी दलों के संघर्ष संबंधी लक्ष्य अगर थोड़े होते हैं तो ये संभावना है कि ऐसा संघर्ष लंबी अवधि तक चलेगा। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने तीसरा प्रस्ताव दिया कि यदि संघर्षरत समूह का नेतृत्व इस क्षमता का है कि वह आंदोलन को वापस ले ले, तब आंदोलन की अवधि स्वतः छोटी हो जाएगी। समूह के लिए संघर्ष की उपादेयता संबंधी उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं। इस प्रस्ताव में कोजर ने कहा है कि संघर्ष समूह की शिनाख्त को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब कोई संघर्ष अधिक हिंसात्मक होता है, जब कोई संघर्ष बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है, तो ऐसे संघर्ष में विभिन्न समूहों की पहचान बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसी तरीके से उन्होंने इसमें दूसरा प्रस्ताव बताया है कि जब समूह के अधिकांश लोग ये विश्वास करने लगते हैं कि अमुक जल कल्याण योजना जिसे वापस ले लिया गया है सभी समूहों को प्रभावित करती है, तो ऐसी अवस्था में संघर्ष समूह के लोगों में संरचनात्मक और विचारात्मक एकता स्थापित करता है। संघर्ष के संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले प्रकारों से संबंधित प्रस्ताव। समाज में जितनी अधिक गैर बराबरी होगी और इसी तरह प्रकारों के क्षेत्र में अंतर निर्भरता होगी,
व्यवस्था में उतने ही अधिक संघर्ष होंगे, लेकिन ऐसे संघर्षों की तीव्रता कम होगी और इससे अधिक आगे संघर्षों की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही कम उनकी गहनता होगी और उतनी ही कम हिंसा होगी। तो इस प्रकार से लेविस कोजर ने अपने संघर्षात्मक सिद्धांत के अंतर्गत संघर्ष से संबंधित कुछ अवधारणाओं के प्रस्तावों के बारे में उल्लेख किया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कोजर के सिद्धांत का मूल्यांकन क्या है। ये बात निश्चित है कि डेहरनडार्फ का संघर्ष संबंधी एक तरफा विश्लेषण था, उसमें कोजर ने संशोधन किया है। लेविस कोजर ये चाहते थे कि डेहरनडार्फ को जो संघर्षवादी सिद्धांत था वो पूर्ण तरीके से एक तरफा विश्लेषणात्मक सिद्धांत था, इसमें कुछ परिवर्तन को संशोधित होना चाहिए और ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत में किया। दूसरी ओर ये भी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोजर ने अपने सिद्धांत में सीमेल को पुनः स्थापित किया है। ये सब होते हुए भी कहना चाहिए कि कोजर का सिद्धांत भी परिणाम में एक तरफा सिद्धांत ही सिद्ध होता है और वे अपने सिद्धांत के प्रारंभ में पूरी शक्ति से यह तो कहते हैं कि किसी भी समाज में अवपीड़न, ताकत, दबाव और संघर्ष अनिवार्य रूप से होते हैं। इस तरह के बयानों के बाद वे दूसरी सांस में यह भी कहते हैं कि समाज के लिए संघर्ष की भूमिका अनुकूलन और एकीकरण की है। एक तरह से पार्सन्स और डेहरनडार्फ की तरह लेविस कोजर भी शब्द आडंबर का एक जाल अपने सिद्धांत के ताने बाने में रखते हैं, ऐसा हमें उनके सिद्धांत से प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में कोजर का शब्द आडंबर सीमेल की कृतियों से आया है। बहुत कुछ कोजर ने मार्क्स की द्वंद्वात्मकतावाद से उधार लिया है, लेकिन कोजर सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष को आवश्यक समझते हैं। फिर भी संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका व्यवस्था में एकीकरण और अनुकूलन लाने की है। ऐसे दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीयता द्वितीयक हो जाती है और प्राथमिक रह जाता है एकीकरण व अनुकूलन। कोजर के सैद्धांतिक तर्क को यदि संपूर्ण रूप में देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा आधार प्रकार्यवाद है। कोजर के अपना सिद्धांत में संपूर्ण ध्यान इस बात पर ही केंद्रित रहा है कि किसी तरह व्यवस्था का प्रतिमान या उसकी यथास्थिति बराबर बनी रहे। संघर्ष से होने वाले लाभ या नुकसान को वे व्यवस्था की यथास्थिति के रूप में देखते रहते हैं। इसी कारण टर्नर कोजर के संघर्ष को प्रकार्यवादी संघर्ष के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब हुआ कि संघर्ष का प्रकार्य व्यवस्था को बनाए रखना। वैलेस, रूथ और लुत्फ एलिसन कोजर को, इसी तरह डेहरनडार्फ और रेंडाल कॉलिंस को विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांतवेताओं की श्रेणी में रखते हैं। इन विचारकों के सिद्धांत विश्लेषणात्मक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें वस्तुगत या वैज्ञानिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। कोजर के संघर्ष सिद्धांत का एक बहुत बड़ा योगदान यदि हम देखें तो यह है कि वे इस तथ्यों को स्थापित करते हैं कि प्रत्येक समाज में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन ये संघर्ष व्यवस्था में एकीकरण और अनुकूलन लाने के लिए उपयोगी है। इससे व्यवस्था में स्थायित्व आता है, निरंतरता आती है और सदस्यों का विचलन अन्य सदस्यों के लिए सुदृढ़ता का कारण बनता है। ये संघर्ष ही है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को उसकी पहचान देता है और इससे आगे प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन संघर्ष जनित होता है। इसके बाद रेंडॉल कॉलिंस के विचार भी इनसे मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि संघर्षवादी विचारधारा के अंतर्गत लेविस कोजर के सिद्धांत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भी समाज में संघर्षवादी प्रक्रिया को समझने के लिए अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। साथ ही इनके द्वारा जो संघर्ष के कारणों से संबंधित प्रस्ताव दिए गए थे, वे प्रस्ताव भी संघर्षवादी प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके जो प्रमुख प्रस्ताव थे वे हैं संघर्ष के कारणों से संबंधित प्रस्ताव, हिंसात्मक संघर्ष से संबंधित प्रस्ताव, संघर्ष की अवधि से संबंधित प्रस्ताव, समूह के लिए संघर्ष की उपादेयता संबंधी
प्रस्ताव और इन्होंने जो अंतिम प्रस्ताव दिया वह है संघर्ष के संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले प्रकारों से संबंधित प्रस्ताव।